वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को व्रजगुणन विधि से सॉल्यूशन करना सीखेंगे। आपने विगत क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से सॉल्यूशन करना जान चुके हैं। तो आज हम लोग सर्वप्रथम व्रजगुणन विधि से किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल किया जाता है उसके लिए सूत्र को ज्ञात करना जानते हैं। हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होता है। इसको हमने पहला इक्वेशन माना है और इसको दूसरा इक्वेशन माना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्यूशन करके x एवं y का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम x का मान निकालते हैं। इसके लिए हम y को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो y को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड में y का गुणक b2 है तो b2 से फर्स्ट समीकरण को गुणा कर देंगे और समीकरण फर्स्ट में y का गुणक b1 है, इस b1 से सेकंड को गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखते दोनों का चिन्ह भी क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, घटाने पर, यानी समीकरण फर्स्ट गुने b2 माइनस सेकंड गुने b1। अब b2 से हम इसको गुना करते हैं, यह हो जाएगा आपको a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल 0। इसको b1 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपको a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इक्वल 0। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। b1 b2y प्लस में है, b1 b2y माइनस में है, इससे ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 या a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इक्वल हो जाएगा। अब ये राइट साइड जाएगा, c2 b1 माइनस में है, ये हो जाएगा c2 b1 प्लस में, और यहाँ पर c1 b2 प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में c1 b2 या x इक्वल हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया आपको x के लिए, यानी x बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, c2 b1 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार क्या देखते हैं व्रजगुणन विधि में कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, यानी ये पहला इक्वेशन और ये भी दूसरा इक्वेशन हो, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो जाएगा आपको x के लिए फॉर्मूला। अब देखिए y के लिए निकालते हैं। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को विलुप्त करेंगे। x को विलुप्त करने के लिए पहला समीकरण को a2 से गुना करेंगे, दूसरा समीकरण को a1 से गुना करेंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब पहला समीकरण को a2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको a1 a2x
प्लस A2B1Y प्लस C1A2 इक्वल 0। सेकंड को A1 से करेंगे तो A1 A2X प्लस A1 B2Y प्लस C2A1 इक्वल 0। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। A1 A2X प्लस में है, A1 A2X माइनस में कट जाएगा। यहां हो जाएगा A2B1 माइनस A1 B2 इंटू Y प्लस C1A2 माइनस C2A1 इक्वल 0, या A2B1 माइनस A1 B2 इंटू Y इक्वल हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2। देखिए ये माइनस में C2A1 तो राइट साइड रखे प्लस में आ गया, और C1A2 प्लस में दिए माइनस में आ गया, या Y इक्वल हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2 बटा हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2, या Y इक्वल, अब दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपको C1A2 माइनस C2A1 बट्टा में माइनस इसमें भी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, माइनस माइनस कट जाएगा, Y इक्वल हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बट्टा में हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया आपका Y का मान। तो इस प्रकार Y इक्वल क्या हो जाएगा आपको C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। तो इस प्रकार हमने विलोपन विधि से x एवं y का जो मान निकाला है, यही x इक्वल C2B1 माइनस C1B2 बाय A1B2 माइनस A2B1 एवं y इक्वल C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। इस फार्मूला का प्रयोग करके वज्र गुणन विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म इस व्यापक रूप में दिया होगा, उस आधार पर सर्वप्रथम हम A1 B1 C1 A2 B2 एवं C2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और x के लिए जो ये फॉर्मूला निकला है इसमें मान को रख देंगे, उससे x का मान निकाल लेंगे, और y बराबर जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें फिर मान रख करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो यह विधि जो है आपको वज्र गुणन विधि कहलाता है। तो वज्र गुणन विधि में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला समीकरण से A1 B1 C1 चुनेंगे, दूसरा समीकरण से A2 B2 एवं C2 चुनेंगे, और x का फॉर्मूला लिख करके मान को बैठा करके x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का फॉर्मूला लिख करके मान को रख करके हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि समीकरण को आप निश्चित रूप से पहले इस व्यापक रूप में आप सजा लेंगे, यानी इक्वल के बाद यदि कोई मान दिया रहेगा उसको हम लेफ्ट साइड लेकर के उसके इक्वल में 0 कर लेंगे, तब हम A B एवं C का मान चुनेंगे। ये हुआ आपका वज्र गुणन विधि के लिए दो सूत्र, x के लिए ये सूत्र और y के लिए ये सूत्र। सूत्र कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार बनता है, उसको हमने बताया अभी आपको। विलोपन विधि से जो हमने x का मान निकला उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, और y का जो मान निकाला है उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप वज्र गुणन विधि में A B C को चुन करके आप इस फॉर्मूला पर सेट करके आप x एवं y का मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 में जो प्रश्न दिया गया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं वज्र गुणन विधि से। प्रश्नावली 3.5 में पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से
किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला का पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। आपका ये समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण और इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर कहता क्या है, सबसे पहली बात ये कहता है कि आप चेक कीजिए कि इस समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। कहता है यदि अद्वितीय हल हो तो वज्र गुणन विधि से हल करें। तो सबसे पहले हम हल होने का शर्त ज्ञात करेंगे। हल होने का शर्त क्या है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 तो अद्वितीय हल होगा। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 तो कोई हल नहीं होंगे। इस हल होने के शर्त के बारे में आप विगत कक्षा में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल को, जो ये दो समीकरण दिया हुआ है, इससे हम a1, a2, b1, b2, c1 एवं c2 का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से a1 का मान क्या होगा 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9, c2 का मान -2। अब लिखेंगे इसलिए a1 बट्टा a2 ये हो जाएगा 1/3, b1 बट्टा b2 ये हो जाएगा -3/-9, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। c1 बट्टा c2 ये हो जाएगा आपको -3/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 3/2। अब आप क्या देखते हैं, a1 बट्टा a2 का मान 1/3 आया, b1 बट्टा b2 का मान 1/3 आया है, c1 बट्टा c2 का मान 3/2 आया है, यानी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। क्या देखते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का। क्यों, a1 बट्टा a2 का भी मान 1/3 है, b1 बट्टा b2 का भी मान 1/3 है, तो ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन c1 बट्टा c2 का मान 3/2 है, जो इन दोनों के बराबर नहीं है। अब देखिए ये जब शर्त होता है तब हल क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 तो कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। अब देखिए, अब इसको हम यहीं पर लिख करके छोड़ देंगे, ये हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि सवाल में कहता है कि जिसका अद्वितीय हल हो उसको वज्र गुणन से विधि से x एवं y का मान ज्ञात करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो चूंकि यहाँ पर तो कोई हल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हमें x एवं y का मान निकालना नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला, चूंकि कोई हल नहीं है इसको इसलिए यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब सवाल नंबर 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल 5, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल 8। अब इस दोनों समीकरण को पहले हम इस व्यापक रूप में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के बाद 5 है, इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। ये जो लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल 8, इसको हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -5,
A2 का मान 3, B2 का मान 2, C2 का मान -8। अब लिखेंगे A1 बट्टा A2 इक्वल, A1 बट्टा A2 कितना हो जाएगा 2/3, B1 बट्टा B2 इक्वल 1/2। अब देखिए A1 बट्टा A2 का मान 2/3 आया और B1 बट्टा B2 का मान 1/2 आया, दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2, अब ये देखिए ये सब क्या है, समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। अब देखिए सवाल में आपको कहता है जिसका अद्वितीय हल हो उसका वर्ज गुणन विधि से हल कहता है निकालने के लिए। अब यहाँ पर तो हमें वर्ज गुणन विधि से हल करना होगा। तो वर्ज गुणनखंड विधि में x इक्वल क्या होता है, अब x इक्वल, देखिए x इक्वल सूत्र होता है C2B1 माइनस C1B2 बाय A1B2 माइनस A2B1। यहां पर क्या लिखेंगे, अब सूत्र से अब मान रखिए C2 का मान -8 गुना B1 का मान 1 माइनस C1 का मान -5 इंटू B2 का मान 2 बाय A1 का मान 2, B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3, B1 का मान 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपको -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -5 को -2 से गुना, ये -5 को 2 से तो -10 को 1 से माइनस से गुना करेंगे, ये हो जाएगा +10 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 को 1 से 3, ये हो जाएगा आपको -8 + 10 2 बाय 1 इक्वल हो जाएगा 2। पुनः y इक्वल, y का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। आप देखिए इसका मान रखते हैं C1 A2, C1 का मान -5, A2 का मान 3, ये हो जाएगा -5 इंटू 3 माइनस C2 A1 का मान -8 और A1 का मान 2, ये हो जाएगा -8 इंटू 2 बाय, अब यहां पर देखिए फिर है A1 B2, तो A1 का मान 2 अब B2 का मान 2 माइनस A2 B1, A2 का मान 3 अब B1 का मान 1, तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा -15 प्लस 16 और दूनी 16 हो जाएगा माइनस प्लस बाय 4 -3, यानी ये हो जाएगा आपको -15 + 16 1 बाय 1 इक्वल 1। इसलिए x इक्वल हो जाएगा आपको 2, y इक्वल हो जाएगा 1। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, यानी x का मान 2 और y का मान 1। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने जो पहला का ये दूसरा जो हमने सॉल्यूशन किया, यहाँ जो x का मान 2 निकला है y का मान 1 निकला है, ये किस विधि से सॉल्यूशन हुआ, तो वज्र गुणन विधि से सॉल्यूशन हुआ।
तो इस प्रकार आपको पहला में जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें आपको पहले हल होने का शर्त ज्ञात करना है कि किस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो जिसका हल अद्वितीय होगा उसको आप तुरंत क्या कर देंगे, ये सूत्र लिख करके वज्र गुणन विधि से x एवं y का मान ज्ञात कर देंगे। तो अभी पहला का पहला में क्या देखा था कि पहला का पहला में कोई हल नहीं हुआ था तो हमने इसका मान नहीं निकाला, लेकिन पहला का दूसरा में समीकरण का हल क्या है, अद्वितीय हल है। तो सूत्र का प्रयोग करके हमने x और y का मान ज्ञात कर दिया। अब हम पहला का तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए पहला का तीसरा है 3x - 5y = 20, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा है 6x - 10y = 40, इसको मान लिया दूसरा। अब इसमें देखिए a1 इक्वल हो जाएगा 3, b1 इक्वल हो जाएगा -5 और c1 इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 20 राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड इस व्यापक रूप में आएगा क्या जाएगा -20। a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा -10 और c2 का मान हो जाएगा -40। अब देखिए इसलिए a1 बट्टे a2 इक्वल 3/6 कर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। b1 बट्टे b2 ये हो जाएगा -5/-10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। c1 बट्टे c2 ये हो जाएगा -20/-40, ये भी कट जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या देखते तीनों बराबर है, तो चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब ये शर्त देखिए तीनों बराबर और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टे c2, अतः समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या देखा यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। इस शर्त के लिए क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सवाल आपका हो गया पहला का तीसरा। इसमें चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको हम वज्र गुणन विधि से मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में कहता है सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में ही आपको वज्र गुणन विधि से x एवं y का मान ज्ञात करना है। अब पहला का चौथा सवाल देखते हैं। तो देखिए पहला का चौथा सवाल है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा। अब a1 का मान क्या होगा 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। अब यहां पर देखिए a1 बट्टा a2 ये होगा 1/3, b1 बट्टा b2 ये होगा -3/-3 कट जाएगा, यानी 1। अब क्या देखते हैं, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। अब अद्वितीय हल होगा तो क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से हमें x एवं y का मान निकालना है। अब क्या लिखेंगे, अब सूत्र से x इक्वल, x का फॉर्मूला क्या होता है c2b1 माइनस c1b2 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब मान रखिए c2b1, c2 का मान -15 गुने b1 का मान -3 माइनस c1 का मान -7 गुने
B2 का मान -3 बट्टा हो जाएगा A1 का मान 1 और B2 का मान -3 माइनस A2 का मान 3। अब B1 का मान -3। तो ये आपका हो जाएगा -15 को -3 से गुना करेंगे 45। ये हो जाएगा -7 21 बट्टा में -3 + 9। अब 45 में से 21 जाएगा तो 15 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4। यहाँ बच गया 4 में से 2 जाएगा 2। 24/6 6 से काट देंगे 4, यानी x का मान कितना निकल गया 4। अब y का मान निकालते हैं। पुनः y का फॉर्मूला देखिए C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। अब इसका हम मान रखेंगे C1A2, देखिए C1 -7 और A2 का मान -3, ये हो जाएगा -7 गुने -3। देखिए C1A2, तो C1 का मान -7 गुना A2 का मान 3, तो -7 गुने 3 हो जाएगा, माइनस C2 का मान -15 गुना A1 का मान 1। बाय हो जाएगा A1B2, A1 का मान 1, B2 का मान -3 माइनस A2B1, A2 का मान 3, B1 का मान -3। अब देखिए ये हो जाएगा -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। अब प्लस हो जाएगा ये 15 बट्टा -3 + 9। अब देखिए -21 15, तो -21 + 15 -6 बाय हो जाएगा -3 + 9 6 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1। इसलिए x बराबर हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा -1। यही हो गया आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो अभी आपने प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत क्या सीखा? तो सबसे पहली बात आपने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें दो सूत्र चाहिए, x = C2B1 - C1B2 by A1B2 - A2B1 एवं y = C1A2 - C2A1 by A1B2 - A2B1। तो ये दोनों सूत्रों को हमने ज्ञात करना सिखाया। फिर आपको हमने सिखाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल होने का शर्त क्या है, अर्थात अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। इसको मैंने चेक किया इस शर्त के आधार पर, और फिर जिस समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है उसका हमने वज्र गुणन विधि से हल करना सीखा। तो इस प्रकार आपने प्रश्नावली 3.5 में पहला में कुल जो 4 सवाल दिया था, चारों का सॉल्यूशन देखा। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एवं 4 का सॉल्यूशन जानेंगे। आज की क्लास में